वेलकम टू सक्सेस कैरियर। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे क्या वैद्युतिक रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल का भाग तीसरा। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 32 नंबर का क्लास है। ठीक है, तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें शुष्क सेल। क्या पढ़ेंगे? शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल यानी कि सूखी सेल। ठीक है, सूखी सेल। अब देखिए, पहले तो आप लोग फिगर पर ध्यान दीजिए कि सूखी सेल क्या होती है। ये आपका देखिए, ये एक क्या है, पात्र है। इसमें देखिए क्या है कि ये जिंक पॉट है। ये वाला जो बर्तन है एक जिंक का पॉट है, जिंक का बर्तन है। और ये यहाँ पे सील किया गया है, देख रहे हैं, यहाँ पे इसको सील किया गया है। ठीक है, और ये जहाँ पे बीच में आप रेड वाला देख रहे हैं, ये रेड वाला आपका क्या है, पाउडर ऑफ MnOC प्लस NH4Cl प्लस ZnCl2, इसका ये पेस्ट भरा गया है। फिर यहाँ पे ब्रास का कैप लगा है, यहाँ पे वेंट है। ठीक है, और ये बीच में देख रहे हैं, ये एक कार्बन रॉड है। क्या है? कार्बन रॉड है, कार्बन का रॉड है। और ये जो पेस्ट देख रहे हैं इसमें, ये जो हमारा जिंक पॉट में जो पेस्ट है वो पेस्ट ऑफ NH4Cl ZnCl2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ है। ठीक है, देखिए मैं इसका पूरा कार्यविधि कैसे काम करता है मैं इसको बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए ये क्या होता है कि इसमें जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है। क्या होता है? देखिए ये जो है ना आपका, ये जस्ते का एक जिंक पॉट जो है ना, ये बेलनाकार एक पात्र होता है। ये पूरा जो है आप पात्र देख रहे हैं, ये क्या चीज है? एक जस्ते का पात्र होता है। ओके, इसमें जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है जो कैथोड का कार्य करता है। दोस्तों किस चीज का कार्य करता है? वो कैथोड का कार्य करता है। ओके, कैथोड का कार्य करता है। पात्र के ठीक मध्य में, इस पात्र के ठीक मध्य में जो है कार्बन रॉड लगाता है। ठीक है, कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है। देखिए ये क्या है आपका, कैथोड का काम करता है। ये क्या चीज है? कैथोड का काम करता है। और बीच में ये कार्बन का रॉड यानी कि छड़ लगा होता है जो एनोड का कार्य करता है। अब ये जो हमारा ये कार्बन का छड़ है, ये वाला बीच में, ये एनोड का कार्य करता है। ये क्या चीज करता है? ये एनोड। ठीक है, और ये जो आपका जिंक पॉट है ये आपका कैथोड। ठीक है, ये कैथोड का कार्य करता है। बात समझ आ रही है? इस छड़ के चारों ओर एक मोटे कपड़े की थैली में मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्या चीज? मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 और कार्बन और अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl तथा जिंक क्लोराइड ZnCl2 का पेस्ट होता है, यानी कि चूर्ण होता है। किस अनुपात में होता है? 10:10:2:1, यानी कि देखिए 10 में क्या चीज? मैग्नीज डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन 10, अमोनियम क्लोराइड 2 और 1 में जो है आपका जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो में मिलाकर यानी कि इस छड़ के चारों ओर एक मोटे कपड़ा। अब ये जो छड़ है देख रहे हैं, अब इस छड़ के चारों ओर एक मोटा कपड़ा, समझ आ रहा है? एक मोटा कपड़ा जो है, मोटा कपड़ा जो है में मिलाकर भरा जाता है। मोटे कपड़े में ये चूर्ण जो होता है, कौन सा चूर्ण होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का एक चूर्ण होता है जो 10:10:2:1 में भरा जाता है। ठीक है, यह मिश्रण विध्रुवक का कार्य करता है, यानी कि बांटता है। ठीक है, इन दोनों को यानी कि एनोड और कैथोड को बांटता है, विध्रुवक का कार्य करता है। ठीक है, इस थैली के चारों ओर अमोनियम क्लोराइड का, इस थैली के चारों ओर, ये जो थैली है इसके चारों ओर अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखिए CaSO4 हाफ H2O की लुगदी जो है भरी जाती है। ठीक है, पेस्ट भरी जाती है जो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। किस चीज का कार्य करता है? इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का क्या कार्य करता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि पेस्ट ऑफ NH4Cl, जिंक क्लोराइड है ना, अब जिंक क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है और प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये जो काम कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है? ये जो है इलेक्ट्रोलाइट का कार्य कर रहा है। ये जो भरा गया है ये बीच में, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट का कार्य कर रहा है। ओके, अब देखिए, अब ये जो होता है कि इतना इसमें चीज भरने के बाद इस देखिए सेल के ऊपरी सिरे को भली प्रकार से बंद कर दी जाती है। अब ये सेल है, अब इसका ऊपरी वाला जो भाग है, ये बिल्कुल ये पूरा एकदम पैक है। ये चारों तरफ से क्या होता है? बिल्कुल इसको पैक कर दिया जाता है। ठीक है, आप लोग जैसे कि घड़ी का सेल देखे होंगे, टॉर्च का सेल देखे होंगे, है ना, वो चीज जो है यही चीज होता है, यानी कि ड्राई सेल होता है, सूखी सेल होती है। बात समझ में आ रही है? तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुष्क सेल बनाने के लिए आपको अगर शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट का जो है उपयोग किया जाता है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? तो दोस्तों देखिए, पेस्ट आप किस चीज का?
NH4 अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिला करके हम सूखी सेल में यानी कि शुष्क सेल में, ड्राई सेल में हम इसका इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते हैं। तो दोस्तों इस चीज को हमको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब बात किया जा रहा है कि ये तो इलेक्ट्रोलाइट की बात कर दी गई, ठीक है। ये हमारा क्या है, NH4Cl, ZnCl2 और यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये काम कर रहा है सूखी सेल में। किस चीज का काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, ओके। अब ये इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है और यहाँ पे एनोड का कार्य कर रहा है, जो कार्बन का एक छड़ लगाया गया है। देखिए बीच में जो कार्बन का छड़ है ये एनोड का कार्य कर रहा है, और कैथोड का कार्य क्या कर रहा है, जो जिंक पॉट है और उस जिंक पॉट में क्या भरा गया है, आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा गया है। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये बीच में देख रहे हैं ना, ये रॉड के चारों तरफ जो भरा गया है, ये पाउडर है किस चीज का, MnO2 कार्बन और NH4Cl और जिंक क्लोराइड। इसका जो है पेस्ट भी भरा गया है कार्बन के चारों तरफ। देख रहे हैं कारण कि कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है जो एनोड का कार्य करती है, और इस छड़ के चारों ओर एक मोटे कपड़े में, देख रहे हैं इस छड़ के चारों ओर मोटे कपड़े में क्या चीज, मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 और कार्बन और अमोनियम क्लोराइड तथा NH4Cl, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 का जो एक पेस्ट होता है, चूर्ण होता है, वो 10:10:2:1 में भरा जाता है, ठीक है। ये हमारा जो पूरा प्रॉपर्टी होता है ये ड्राई सेल यानी कि शुष्क सेल का होता है। तो दोस्तों इस चीज को आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए और ये फिगर भी बना लीजिए, फिर मैं इसके आगे कैसे काम करता है, इसकी विशेषता क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। देखिए ये चीज याद रखिएगा, ये जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है, ये पूरा एक पात्र होता है कि जस्ते का बेलनाकार होता है, ठीक है। ये जो पात्र देख रहा है ये अंदर जस्ते का, ये तो आगे ये जो चारों तरफ ये आपका कागज है, बैटरी आप देखे ना, वही है सेल, ड्राई सेल। चलिए दोस्तों आगे हम आपको बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे मिटा के बता रहा हूं। आगे दोस्तों देखिए, शुष्क सेल में अभी हमने पढ़ा इसका प्रॉपर्टी कैसा होता है, कैसे काम करता है, कौन सा एनोड, कैसा कैथोड, कौन सा कैथोड का कार्य करता है। अब हम इसमें देखेंगे कि कुछ नोट है क्या क्या होता है इसमें। देखिए इसमें कोई दोष नहीं होता है, सबसे पहली बात कि इस ड्राई सेल में कोई दोष नहीं होता है, कोई भी समस्या नहीं आती है, ठीक है। इसे पुनरावेशित भी नहीं किया जा सकता, मतलब कि इसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, एक बार यूज किए फिर इसको फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो इसको पुनरावेशित भी नहीं किया जा सकता है ड्राई सेल को। अब देखिए इसका जो ईएमएफ होता है, ठीक है, ईएमएफ जो होता है ये 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट, यानी कि 1.4 से 1.5 वोल्ट तक का होता है। तो ड्राई सेल के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसका कितना होता है ईएमएफ, तो हमेशा याद रखिएगा 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक होता है, ठीक है। कार्य क्षमता जो सामान्यतः इसका होता है वो 0.08 एम्पियर आवर से लेकर के 5.625 एम्पियर आवर तक इसका कार्य क्षमता होता है, कार्य का क्षमता होता है, ठीक है। अब इसका आकार का बात किया जाए, मतलब कि ये जो है किस आकार में रहता है, तो देखिए ये अगर व्यास की बात करें, व्यास गुणे ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई और ये व्यास है, इसका ये टोटल व्यास है और इसका ऊंचाई ये होता है 13 × 51 mm से लेकर के 33 × 61 mm के बीच होता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। अब उपयोग की बात करें तो ड्राई सेल का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, ड्राई सेल का उपयोग जो होता है वो टॉर्च में होता है, टेलीफोन में होता है, विद्युत घंटी में होता है, कैमरा में होता है, दीवार घड़ी में होता है, विद्युत चलित खिलौने में होता है, ट्रांजिस्टर या रिसीवर में होता है, टेप रिकॉर्डर में होता है, आदि उपकरणों में भी ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है ड्राई सेल यानी कि शुष्क सेल। तो दोस्तों शुष्क सेल में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसका ईएमएफ, ठीक है, फिर इसमें पाउडर किस चीज का डाला गया है, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो है हमारा कैथोड का कार्य कर रहा है वो किस चीज का पाउडर है, तो आप देख रहे हैं कि पाउडर आप MnO2 कार्बन प्लस NH4Cl प्लस ZnCl। तो ये चीज जो है आप लोग को बिल्कुल याद रखना है कि कौन सा यहाँ पे कैथोड का काम कर रहा है, कौन सा एनोड का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें जो है जस्ते का यहाँ पे बर्तन का उपयोग किया गया है, जो है कि बेलनाकार होता है, तो ये चीज हमको बिल्कुल याद रखना है। कार्बन की छड़ है तो ये भी चीज हमको याद रखना है, ठीक है। तो उपयोग समझ गए, इसका आकार समझ गए, कार्य क्षमता समझ गए, इसका ईएमएफ कितना होता है, फिर इसमें कोई दोष नहीं होता है और इसको जो है पुनरावेशित नहीं किया जाता, मतलब कि इसको दोबारा चार्ज नहीं किया सकता। मान लीजिए कि यहाँ पे एक रासायनिक क्रिया होने के बाद जैसे हमने इसका जैसे ही हम इसका यूज कर लिए फिर ये बेकार हो गया, फिर इसको हम फेंक देते हैं, इसको दोबारा हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है, लेड एसिड सेल के बारे में। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे देखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, आगे पढ़ेंगे क्या हम, लेड एसिड सेल। ठीक है, लेड एसिड सेल। ठीक है, लेड एसिड सेल का क्या काम है, क्या कार्य विधि है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम एक फिगर बनाए हैं और इसके बारे में हम पूरा बताए हैं। हम एक एक चीज आपको बिल्कुल समझाते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए लेड एसिड सेल जो होता है, ठीक है, यह कठोर रबर के पात्र में बनाया जाता है। कैसा, ये जो देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ ये कठोर रबर का एक पात्र है। क्या है, कठोर रबर का ये चारों तरफ एक पात्र है, यानी कि एक बर्तन है कठोर रबर का। इसमें जो है, इसमें धन तथा ऋण प्लेटों के दो समूह होते हैं। ऋण तथा धन प्लेटों के दो समूह होते हैं। देख रहे हैं, ये देखिए, ये धन के लिए धन प्लेटों का समूह है। ठीक है, और ये ऋण प्लेटों का समूह है। ये बीच में देख रहे हैं, ये धन प्लेट है, और ये जो देख रहे हैं, ये ऋण प्लेट है। समझ में आ रहा है? धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से एक कम होती है। धन प्लेटों की संख्या जो होती है ऋण प्लेट की संख्या से एक कम होती है। अब देखिए, ये ऋण प्लेट है, ठीक है, और ये धन प्लेट है। तो देखिए, ऋण प्लेट 1 2 3 4 5, और ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 है। बात समझ आ रही है? यानी कि अब देखिए क्या होता है कि धन प्लेट की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से एक कम होती है, बिल्कुल कम है। ये क्या है, 1 2 3 4 5 है, और ये देखिए 1 2 3 4, 4 ही है, एक कम है। ठीक है, प्लेटों की संख्या 11 13 17 23 25 आदि में होती है। ये हमेशा जो तो होती है, ये विषम में ही होती है। 11 13 17 23 25 आदि में होती है। प्रत्येक धन प्लेट दोनों, देखिए प्रत्येक जो धन प्लेट है वो दोनों ओर से कार्य कर सके, दोनों ओर से मतलब कि कार्य कर सके, इसलिए ऋण प्लेटों की संख्या एक अधिक रखी जाती है। ऋण प्लेटों की संख्या क्या रखी जाती है, एक अधिक। पूछ देगा कि ऋण प्लेटों की संख्या एक अधिक क्यों रखी जाती है, तो इसलिए रखी जाती है कि प्रत्येक धन प्लेट दोनों ओर से कार्य कर सके। ठीक है, तो दोनों प्रकार की प्लेटें जो है शीशे की जाली से बनी होती है। जो दोनों प्रकार की प्लेटें हैं, धन प्लेट और ऋण प्लेट, ये एक शीशे की जाली की बनी होती है। कैसे बनी होती है, ये शीशा की जाली की बनी होती है। ठीक है, और इनमें रेड लेड, इनमें जो होता है रेड लेड यानी कि Pb3O4 रेड लेड की लुगदी जमा दी जाती है। इनके बीच में क्या जमा देती है, रेड लेड की यानी कि Pb3O4 की लुगदी जमा कर दी जाती है। और सेल में जो है तनुगंधक का अम्ल यानी कि तनु H2SO4, ठीक है, यहाँ पे H2SO4 डिस्टिल्ड वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो तनु H2SO4 है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर के साथ इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मिला दिया जाता है। अब देखिए, प्लेटों की तली पर टिकाने के लिए पात्र में गुटके यानी कि रेस्ट लगाए जाते हैं। अब देखिए, ये दिख रहा है ना, ये जो है आपका ये रेस्ट है, पूरा क्या है, मतलब कि वहां पे उसको टिकाने के लिए रेस्ट लगा दिया जाता है। और उन्हें आपस में शॉर्ट सर्किट होने से रोकने के लिए सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। अब ये देख रहे हैं ना, ये सेपरेटर का प्रयोग करता है। ठीक है, ये कैसी है जो है, ये जो देख रहे हैं, ये सेपरेटर का प्रयोग करता है। इनके बीच में लगा हुआ है कि मतलब कि शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए सेपरेटर का काम करता है। ठीक है, अब देखिए, प्रत्येक सेल में एक छिद्र युक्त ढक्कन यानी कि वेंट प्लग होता है। ये प्रत्येक सेल है ना, ये प्रत्येक सेल है, इसमें देखिए वेंट प्लग, ये ऊपर लिखा है ना, ये क्या है आपका, वेंट प्लग है। ठीक है, तो सब में हर सेल में एक एक क्या होता है, वेंट प्लग लगा होता है। क्या लगा होता है, वेंट प्लग। तो ये मान लीजिए तो एक सेल है, तो इसमें एक सेल के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है वेंट प्लग। तो क्या है कि प्रत्येक सेल में एक छिद्र युक्त, मतलब कि उसमें वेंट प्लग में क्या होना चाहिए, छिद्र भी होना चाहिए, छिद्र युक्त ढक्कन लगा होना चाहिए वेंट प्लग में। इसमें ढक्कन लगाना अवश्य रखा ही जाता है, मतलब कि बिल्कुल रखा ही जाता है, और जिसके द्वारा रासायनिक जो क्रिया होती है, वैसे उस ढक्कन जो होता है वेंट प्लग में छिद्र होता है। छिद्र इसलिए होता है कि जो इस बैटरी में इस सेल में जो रासायनिक क्रिया होगी, केमिकल रिएक्शन जो होगा, उससे जो निकलने वाली गैसें हो वो आराम से बाहर निकल जा सके, इसलिए वेंट प्लग में छिद्र होता है। दोनों प्लेट समूहों के संयोजक सिरे बाहर निकालकर पात्र को ऊपर से सील कर दिया जाता है। अब देखिए, दोनों का संयोजक तार, अब यहाँ से संयोजक तार ये नेगेटिव का निकल गया और यहाँ से पॉजिटिव का निकल गया। अब इन दोनों को बाहर निकाल करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, नोड के रूप में हम रख देते हैं। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये हमारा एक सेल है। ठीक है, ये कौन सा सेल है, लेड एसिड सेल होता है। आप समझ रहे हैं, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या काम किया जाता है, यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर और H2SO4। बात समझ आ रही है। तो ये किस अनुपात में रहता है, मैं आप लोगों को बताया था 3:1 में रहता है।
3:1 में रहता है। तो डिस्टिल वाटर में क्या डाला जाता है, डिस्टिल वाटर में क्या डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। क्या डाला जाता है, डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रोलाइट। देखिए डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में डिस्टिल वाटर नहीं डाला जाता है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल आप लोगों को याद रखना चाहिए। डिस्टिल वाटर में यानी कि डीएम वाटर में इसमें जो है डाला जाता है क्या, इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, यानी कि H2SO4 डाला जाता है, H2SO4 डाला जाता है इलेक्ट्रो। यहाँ पे तनु इलेक्ट्रोलाइट सॉरी तनु जो है आपका H2SO4 डाला जाता है, यानी गंधक का अम्ल डाला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था लेड एसिड सेल का ये कैसे काम करता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये ऋण प्लेट है, ये क्या है आपका ऋण प्लेट है, ये पूरा ऋण प्लेट है। तो 1 2 3, अब इन दोनों के बीच में देखिए सेपरेटर लगा हुआ है, देख रहे हैं ये सेपरेटर लगा हुआ है, ये डूबा हुआ है तो इसके बीच में सेपरेटर लगा हुआ है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। अब यहाँ पे ये धन प्लेट है, तो देखिए ये ऋण प्लेट 1 2 3 4 5 है, और धन प्लेट 1 2 3 4 4 ये एक हमेशा कम होता है। और पूरा ये जो है डूबा रहता है किसमें, ये H2SO4 और डिस्टिल वाटर के एक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, ये डूबा रहता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ ये हार्ड रबर का बर्तन होता है, रबर का पॉट होता है। ठीक है, और इसका जो दोनों सिरा है नेगेटिव और पॉजिटिव, एनोड और कैथोड बाहर की तरफ निकला रहता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में और विशेषता क्या है हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बिठा के इसके बारे में आगे बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इस बैटरी में सॉरी जो लेड एसिड सेल है इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ये कुछ निम्न चरणों में होती है। ठीक है, कुछ निम्न चरणों में होती है, कुछ इसके चरण हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 चरण में ये पूरी तरीके से ये काम करती है। सबसे पहला जो चरण होता है वो फार्मिंग होता है। क्या होता है, फार्मिंग। देखिए फार्मिंग क्या होता है कि ये जो पूरा सेल है हमारा लेड एसिड सेल है, जो ये मेरा हम लोग का ये लेड एसिड सेल है, इस सेल में तनु गंधक का अम्ल यानी कि यहाँ पे तनु गंधक का अम्ल यानी कि H2SO4 डिस्टिल वाटर को मिला करके भरते हैं, और ये भरते ही यह क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं तो ये जो है क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और बैटरी विक्रेता द्वारा ही इसे मतलब कि प्राय पहले ही कर लेते हैं। यह कार्य जो है मतलब कि बैटरी विक्रेता द्वारा ही कर दिया जाता है। देखिए ये जो है ना घर पे नहीं किया जाता है, ये नई बैटरी होती है, इसमें पहले ही एक जो है इलेक्ट्रोलाइट की क्रिया जो बैटरी विक्रेता है वो पहले ही कर लेता है। यानी कि इसमें फार्मिंग की क्रिया कौन करता है, ये क्वेश्चन ये ऐसे पूछता है कि फार्मिंग की क्रिया कौन करता है। बैटरी जो होता है सेल होता है, या बैटरी जो बेचने से पहले जो बैटरी बेची जाती है, जो बैटरी होती है, बैटरी में जो अभिक्रिया होती है वो फार्मिंग की अभिक्रिया कौन करता है, तो क्या वो ग्राहक करता है या बैटरी बेचने वाला विक्रेता करता है। तो दोस्तों ये इसका आपका आप लोग आंसर मार्क कीजिएगा कि जो बैटरी विक्रेता होता है वो आपका फार्मिंग का काम करता है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जैसे कि मतलब कि H2SO4 और डिस्टिल वाटर का यही मिक्स डालते हैं, तो इसमें रासायनिक क्रियाएं होने लगती है। अब रासायनिक कैसे क्रिया होती है कि Pb3O4 और यहाँ पे 2H2SO4, मान लीजिए कि यहाँ पे तनु अम्ल हमने डाला, गंधक का अम्ल, ये Pb3O4 है आपका, और यहाँ से क्या बन के निकल गया, ये PbO2 और 2PbSO4 और 2H2 यानी कि जल बन जाता है। आप समझ रहे हैं। तो ये आपकी ये पहला क्रिया अभिक्रिया यहाँ पे चलता है। किस चीज में, ये फार्मिंग की क्रिया होती है। तो फार्मिंग की क्रिया में ये आप लोगों को ये रासायनिक सूत्र आप लोगों को याद रखना है कि फार्मिंग की क्रिया में बैटरी सेल जो होता है लेड एसिड सेल में आपका फार्मिंग की क्रिया कौन सा आपका रासायनिक सूत्र होता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा है फार्मिंग। अब अगला हम पढ़ेंगे फार्मिंग के बाद चार्जिंग। ठीक है, उसके बाद डिस्चार्जिंग और उसके बाद और क्या क्या है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए फार्मिंग, उसके बाद हम चार्जिंग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको बिठाते हैं, आगे चलते हैं चार्जिंग पे। तो दोस्तों अभी हमने फार्मिंग पढ़ा, अब पढ़ेंगे चार्जिंग। ठीक है, यानी कि लेड एसिड सेल में चार्जिंग की क्रिया कैसे होती है। देखिए लेड एसिड सेल में हम पढ़ेंगे क्या, चार्जिंग। ठीक है, अब देखिए सेल में जो होता है तनुगंधक अम्ल, यानी कि जो तनुगंधक अम्ल होता है इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो भरने के 10-12 घंटे पश्चात, ठीक है, जैसे ही हम तनुगंधक अम्ल यानी कि H2SO4 डिस्टिल वाटर के साथ मिलाएं और मिलाने के बाद 10-12 घंटे पश्चात उसे डीसी स्रोत, भरने के 10-12 घंटे बाद उसे डीसी स्रोत से, किसी से डीसी स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि डीसी स्रोत से जोड़ने क्यों जोड़ा जाता है, जिससे कि वैद्युतिक ऊर्जा
को रासायनिक क्रियाओं के रूप में एकत्र किया सके। जो जैसे कि पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़ देंगे सिरे को, ठीक है, किसी डीसी स्रोत से, तो क्या होता है कि इसमें है जो वैद्युतिक ऊर्जा जो आती है, ठीक है, वैद्युतिक ऊर्जा आएगी वो रासायनिक क्रियाओं के रूप में एकत्र होगा, ठीक है। तो इस कार्य के लिए सेल के जो धन संयोजक होता है, जो सेल का धन संयोजक है उसको धन सिरे से, और ऋण संयोजक जो होता है उस स्रोत के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, यानी कि धन को धन से और ऋण को ऋण से। जैसे यहाँ पे देखिए ये ऋण है, तो ऊपर से आने वाला जो हमारा डीसी होगा तो वो ऋण को ऋण से जोड़ दिया जाएगा, और धन को धन से जोड़ दिया जाएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाएगा उसको चार्जिंग के लिए, ठीक है। अब देखिए, और सेल में निम्न रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है जब ये जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जोड़ने के बाद कौन सी क्रिया शुरू होती है? देखिए, जो पानी होता है ना वो H2O, वो होता है ये 2H और प्लस O अलग ऑक्सीजन में बदलने लगता है। वैसे ही एनोड पर जो क्रिया होती है, देखिए मेन चीज ये चीज देखिए, चार्जिंग में एनोड पे कौन सी क्रिया होती है, तो ये वाली अभिक्रिया हमें याद रखना है, PbSO4 और H2O। जब भाई PbSO4 और H2O जब दोनों मिलता है तो मिलाने के बाद जो उसमें निकलता है आपका, तो PbO2 और H2SO4 बनता है। ये क्या एनोड चार्जिंग के दौरान एनोड पर क्या होता है क्रिया, यह वाली अभिक्रिया होती है। तो ये हमको ये अभिक्रिया बिल्कुल हमको ये नोट डाउन करके रखना है और इसको याद करके रखना है, ये पेपर में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। अब कैथोड में जो क्रिया होती है, कैथोड पे कौन सी क्रिया होती है, जो PbSO4 होता है और ये 2H होता है, वो टूट जाता है किसमें, Pb और H2SO4 में। तो ये भी हमारा ये क्रिया जो है इसको याद रखना है, ये अभिक्रिया कैसे होता है। तो ये अभिक्रिया हम लोगों को बिल्कुल कैथोड और एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ये चीज रासायनिक क्रिया हमको याद रखना होगा। अब बाकी आगे है कि चार्जिंग क्रिया के फलस्वरूप, अब जैसे कि चार्जिंग क्रिया के फलस्वरूप सेल की धन प्लेट, जो सेल की धन प्लेट होती है उस पर जो सेल की धन प्लेट पर लेड पर ऑक्साइड, ठीक है, क्या चीज, लेड पर ऑक्साइड यानी कि PbO2, लेड पर ऑक्साइड किस पे, धन सिरे पर। जैसे ये चार्जिंग कंप्लीट होती है तो उसको धन सिरे पर लेड पर ऑक्साइड ही तथा ऋण सिरे पर, ऋण प्लेट का सिरा है उस पर स्पंजी लैड, क्या चीज, स्पंजी लैड की बन जाती है। जो सिरा जो होता है वो क्या होता है, जो धन प्लेट की सिरा है वो ऑक्साइड, कौन सा, लेड पर ऑक्साइड, और ऋण सिरा जो है स्पंजी लेड की बन जाती है। तो ये जो है आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, क्या चीज, कि भाई जो धन सिरा होता है, प्लेट का धन सिरा, वो क्या बन जाता है, लेड पेरोक्साइड, और ये ऋण प्लेट जो होता है वो बन जाता है स्पंजी लेड की बन जाती है। तो ये चीज हमको बिल्कुल याद रखना है कि चार्जिंग के दौरान ये क्या होता है, लेड एसिड सेल में, ठीक है। अब हम देखिए, ये तो रहा, पहले तो फार्मिंग हुआ, फिर चार्जिंग हुआ। अब चार्जिंग के बाद हम डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे दोस्तों। अब चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं डिस्चार्जिंग की तरफ, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए आप लोग, हम आगे बढ़ते हैं डिस्चार्जिंग की तरफ। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं डिस्चार्जिंग, तीसरा नंबर हमारा। तो चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं डिस्चार्जिंग। ये डिस्चार्जिंग कहता था, फार्मिंग देख लिया हमने, चार्जिंग देख लिया हमने, अब हम डिस्चार्जिंग देखिए दोस्तों। जो हमारा लेड एसिड सेल होता है, ये आवेशित सेल को, अगर देखिए अभी तो चार्जिंग हो गया, तो चार्जिंग होने के बाद जो अब आवेशित हो गया, आवेश आ गया उसमें, तो उसके बाद इसको लोड से संयोजित कर देंगे, क्या है, लोड से जोड़ देंगे, और जैसे ही लोड से जोड़ने पर वो डिस्चार्जिंग की क्रिया शुरू होने जाती है, यानी कि आरंभ हो जाती है, ठीक है। इसमें जो होता है डिस्चार्जिंग क्रिया पे क्या होता है, जो H2O होता है वो 2H प्लस और O में बदल जाता है, ठीक है। और एनोड पर जो क्रिया होती है वो क्या होती है, PbO2 और 2H प्लस जो होता है वो PbO2 और 2H प्लस और H2SO4, ये जो है किस में बदल जाता है आपका, PbSO4 और 2H2O, यानी कि पानी के रूप में बदल जाता है, ठीक है। और कैथोड प्रक्रिया क्या होती है, Pb और ये O और H2SO4 जो है PbSO4 में और ये H2O में जो है चेंज होता है, यानी कि पानी बन जा रहा है, देख रहे हैं। तो समझ में आ रहा है क्या कि डिस्चार्जिंग, पहले तो ये आपको रासायनिक क्रिया याद रखना है, ठीक है। डिस्चार्जिंग के समय जो होता है कैथोड पर रासायनिक क्रिया, और डिस्चार्जिंग समय एनोड पर जो है रासायनिक क्रिया, ये चीज हमको बिल्कुल हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए डिस्चार्जिंग क्रिया के फलस्वरूप, जैसे ये डिस्चार्जिंग क्रिया होती है, होने के बाद ये सेल के दोनों ही प्रकार की जो प्लेट होता है उस पर लेड सल्फेट बोले तो PbSO4 जो होता है, जैसे ये डिस्चार्जिंग हो गया, ठीक है। डिस्चार्जिंग होने के बाद जो होता है क्या होता है, इसके फलस्वरूप जो सेल का दोनों ही प्रकार का जो सिरा होता है, प्लेट होता है, वो प्लेट पे जो है लेड सल्फेट
जो प्लेट जो होता है वो लेड सल्फेट का बन जाता है। किस चीज का? लेड सल्फेट का बन जाता है। क्या चीज? डिस्चार्जिंग होने के बाद। और ये रासायनिक क्रिया में जल के निर्माण के कारण, अब इसमें जो रासायनिक क्रिया होती है उसमें किस चीज का निर्माण होता है? जल का निर्माण हो जाता है। भाई जैसे डिस्चार्जिंग होती है तो उस रासायनिक क्रिया में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जल का निर्माण होता है। यहाँ पे H2O का निर्माण हो जा रहा है। जैसे ही पानी का निर्माण हो जाता है तो जो एसिड जो होता है हमारा अम्ल होता है वो पतला हो जाता है। तो जैसे ही जब अम्ल पतला हो जाता है तो उसमें के उसका जो है अपेक्षिक घनत्व जो होता है उसका अपेक्षिक घनत्व घट जाता है। ठीक है, जब हमारा अपेक्षिक घनत्व देखिए अपेक्षिक घनत्व जो होता है घट जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होता है वो बैटरी का जो है सेल का जो है घट जाता है। और जब स्पेसिफिक ग्रेविटी घट जाती है तो वहां पे बैटरी जो है मतलब कि बिल्कुल डिस्चार्जिंग हो जाती है, क्योंकि डिस्चार्जिंग के समय हमारा वो पतला हो जाता है। क्या चीज? अम्ल पतला हो जाता है, क्योंकि वहां पे पानी बन जाता है, यानी कि H2O का निर्माण हो जाता है। इसलिए जो है ये हमारा डिस्चार्जिंग जो है कब होता है? डिस्चार्जिंग जब वो आवेशित सेल को यानी कि चार्ज सेल जो है उसको अगर लोड से कनेक्ट कर दिया जाए, तो जैसे ही लोड से कनेक्ट होता है तो लोड से कनेक्ट होने के बाद वो जो है डिस्चार्जिंग की क्रिया आरंभ होने लगती है। और जैसे जैसे ये क्रिया बढ़ती जाती है, चलती जाती है, अंत में हमारा H2O का निर्माण होता है, हमारा PbSO4 बचता है और ये पानी बच जाता है। तो यहाँ पे वो बिल्कुल बैटरी जो है हम लोग कहते हैं एक आम भाषा में कि बैटरी बैठ जाती है। तो फिर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल करके फिर उसको हम चार्जिंग में लगाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे। ये तो आज अभी तक हमने आपने देखा डिस्चार्जिंग, अब हम पढ़ेंगे रिचार्जिंग। ठीक है, क्या देखा? फार्मिंग देखा हमने, फिर क्या देखा हमने? चार्जिंग देखा, फिर डिस्चार्जिंग देखा। अब हम देखेंगे क्या? रिचार्जिंग। डिस्चार्जिंग तो हो गया, अब इसको हम रिचार्जिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट कर लीजिए और हम आगे इसको जो है मिटा करके आगे बताते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे रिचार्जिंग देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम देखेंगे रिचार्जिंग। ठीक है, ये हमारा लास्ट जो प्रोसेस होता है वो रिचार्जिंग होता है। लेट एसिड सेल मतलब कि क्या? फार्मिंग कर लिया, चार्जिंग कर लिया, डिस्चार्जिंग कर लिया। अब डिस्चार्जिंग के बाद हम फिर रिचार्ज करेंगे, दोबारा रिचार्ज करेंगे इसको। ठीक है, देखिए अब इसे क्या करते हैं कि अब भाई डिस्चार्ज तो हो गया। ठीक है, डिस्चार्ज होने के बाद अब फिर से इसे रिचार्जिंग करेंगे, फिर इसे चार्जिंग में लगा देते हैं। और उसके बाद जैसे ही चार्जिंग में लगाते हैं तो फिर इसमें क्या होने लगता है कि फिर इसमें क्रिया में अब फिर इस भाई जैसे ही हम चार्ज में लगा दिए, रिचार्ज में लगा दिए, ठीक है, तो ये इसमें फिर से है अभिक्रिया होने लगती है। और फिर गंधक का जो अम्ल होता है यानी कि H2SO4 होता है, उसके निर्माण के कारण फिर भाई जैसे ही चार्जिंग में लगाएंगे तो फिर से वो निर्माण होने लगेगा, H2SO4 फिर बनने लगेगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट का जो है अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि देखिए चार्जिंग में जैसे ही लगाएंगे बैटरी को यानी कि सेल को जैसे ही चार्जिंग में लगाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि एक चार्जिंग जो एक फुल चार्ज जो होता है जो सेल चार्ज होगा फुल चार्ज, उसको इलेक्ट्रोलाइट का उस इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व बढ़ जाता है। तो अपेक्षिक घनत्व बढ़ जाने के कारण बैटरी चार्जिंग दिखाता है, मतलब कि जो चार्जिंग बैटरी है उसका अपेक्षिक घनत्व तो ज्यादा रहेगा, जो डिस्चार्जिंग रहेगा उसका अपेक्षिक घनत्व बिल्कुल जो है बिल्कुल नीचे रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा है रिचार्जिंग। तो बस अब ये रिचार्जिंग तक हम भी देखेंगे। उसके बाद हम अब देखते हैं इसमें अब हम इसमें कुछ दोष देखेंगे, क्या क्या दोष है, क्या चीज दिक्कतें आती हैं, क्या दोष है और दोष का कैसे हम निवारण करते हैं वो भी चीज देखेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोष की तरफ कि दोष हम इसमें क्या क्या आते हैं, उसका निवारण कैसे कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको लिख लीजिए, मैं आ गया हूँ, बढ़ते हैं और इसको हम मिटाता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब इसमें हम देखेंगे लेड एसिड सेल में दोष कैसे होता है, किस प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए बात ये है इसमें कि लेड एसिड सेल में जो दोष होता है वो लेड एसिड सेल में 4 प्रकार के मुख्य दोष पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिसमें से पहला जो हमारा प्रकार है वो पहला होता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन होता है। पहला जो दोष होता है उसका नाम है सेडिमेंटेशन। अब देखिए सेडिमेंटेशन का जो है रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? तो देखिए इसे रोकने के लिए आसूत जल, ठीक है, यानी कि आसूत जल यानी कि डिस्टिल वाटर। ठीक है, क्या चीज? डिस्टिल वाटर जो है डालते हैं। मतलब कि भाई पूछेगा कि लेड एसिड सेल में जो सेडिमेंटेशन होता है, जो सेडिमेंटेशन डोज होता है, उसको रोकने के लिए कौन सा क्या चीज डाला जाता है? तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि क्या चीज, कि आसूत जल यानी कि डिस्टिल वाटर डालते हैं। ठीक है, अब देखिए सेल की तली में अशुद्धियां, ये जो सेल है इसकी जो तली है उस तली में अशुद्धियां एकत्रित होने से क्या होता है कि प्लेटों पर शॉर्ट सर्किट,
ठीक है, प्लेटों पर शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो सेल की तली पे शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़े नहीं, इसलिए सेल की तली में भाई अशुद्धियों को रोकने के लिए यानी कि सेडिमेंटेशन को रोकने के लिए हम आसूत जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि सेडिमेंटेशन की क्रिया में जो है हम आसूत जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेडिमेंटेशन के बाद अब हम पढ़ेंगे कोरोजन। क्या पढ़ेंगे? कोरोजन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोरोजन आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं कोरोजन। ठीक है, ये था आपका पहला दोष सेडिमेंटेशन। अब पढ़ेंगे हम कोरोजन दूसरा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला हमारा दोष है कोरोजन। क्या चीज है? कोरोजन है। दूसरा क्या है दोस्त? कोरोजन। और हमारा तीसरा दोस्त है बकलिंग। ठीक है, और हमारा चौथा आएगा आपका सल्फेशन। अभी चौथा पढ़ेंगे, पहले हम ये दो ठे अभी देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम कोरोजन देखते हैं। क्या देखते हैं? कोरोजन दोष। ठीक है, लेड एसिड सेल में कोरोजन क्या होता है? देखिए, वायुमंडल की नमी, जो वायुमंडल की जो है नमी है तथा जो एसिड होता है अम्ल के छिटकने के कारण जो सेल के संयोजक होता है, जो सेल का ये देखिए ये संयोजक है ना, ये और वो माने कि निगेटिव और पॉजिटिव जो संयोजक होता है, संयोजक पर तांबा लेड का ऑक्साइड की सफेद नीली परत पैदा हो जाती है। ठीक है, कैसा होती है? वायुमंडल की नमी अथवा अम्ल के छिटकने के कारण जो सेल का संयोजक जो होता है उस संयोजक पे तांबा लेड का ऑक्साइड जो है सफेद नीली कलर का परत पैदा हो जाता है। ठीक है, और यही जो परत होता है वो क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। ठीक है, अब इस कोरोजन को ठीक करने के लिए इस पे ग्रीस लगा करके और इसको कपड़े से साफ करके सही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज जो होता है हमारा कोरोजन कहलाता है, बैटरी के सिरों पे होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बकलिंग देखते हैं। क्या चीज? बकलिंग। ठीक है, बकलिंग क्या होता है? देखिए, लेड एसिड सेल यानी कि जो हमारा सीसा संचायक सेल होता है, लेड एसिड सेल को अधिक विद्युत धारा पर अगर चार्ज किया जाए यानी कि आवेशित किया जाए अथवा विसर्जित यानी कि डिस्चार्ज करने पर जो उसका प्लेट होता है वो ऐंठ जाने का मतलब कि ऐंठ जाता है। ठीक है, ऐंठ जाता है और ऐंठ जाने के कारण वो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाने की संभावना। भाई प्लेट जब ऐंठ जाएगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाने की संभावना हो जाती है। और यही जो दोष कहलाता है हमारा क्या कहलाता है? बकलिंग कहलाता है। यानी कि प्लेट को अगर हम अधिक विद्युत धारा पर चार्जिंग करेंगे या डिस्चार्जिंग करेंगे तो क्या होता है कि उसमें शॉर्ट सर्किट होने का जो है उसका पहले तो प्लेट क्या हो जाएगा? ऐंठा जाएगा, माने कि वो फोल्ड हो जाएगा। और जैसे ही प्लेट फोल्ड होगा तो भाई शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाएगी और शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाएगी इस प्रकार का दोष से। तो इस प्रकार का जो दोष कहलाएगा वो बकलिंग दोष कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? बकलिंग कहलाएगा। अब देखिए, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? इससे बचने के लिए जो होता है सेल को 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा दर पर आवेशित करना। मतलब कि कम से कम मैंने कि 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पर उसको पहले आवेशित करना है यानी कि चार्ज करना, और 25 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पर क्या करना है? उसको डिस्चार्जिंग करना यानी कि विसर्जित नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए भाई? कि इससे बचने के लिए सेल को 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पर आवेशित करना और 25 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पर विसर्जित नहीं करना चाहिए। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? कोरोजन और बकलिंग दोष। अब और हम आगे देखेंगे सल्फेशन दोष। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अभी जो हमारा आपका ये जो चल रहा है इलेक्ट्रिशियन, जिसमें हमारा अध्याय है वैद्युतिक रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल। ठीक है, ये हमारा भाग तीसरा है और ये हमारा जो है 32 नंबर का क्लास है। दोस्तों देखिए, एक एक चीज जो है आप लोग हमारा एक क्लास को ज्वाइन एक वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के पश्चात आप लोगों को जो है हमारा सक्सेस करियर का एप्लीकेशन पे भी जाइए और वहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे बिल्कुल टेस्ट भी मिलेगा फ्री में, बिल्कुल मुफ्त उस वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग एप्लीकेशन पे जरूर जाएं और वहाँ पे आप लोग बिल्कुल क्लास लीजिए और जो है आपको वहाँ पे टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, वो चाहे फिटर का हो चाहे इलेक्ट्रिशियन का हो, तो वहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन पे जाकर के आप लोग बिल्कुल जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अभी बकलिंग होगा हमारा, आप सल्फेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, सल्फेशन के बाद आगे हम आगे क्रिया को देखेंगे। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे, कौन सा दोस्त, सल्फेशन। ठीक है, अब लेड एसिड जो सेल है यानी कि सीसा संचायक सेल जो है, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। ठीक है, लेड एसिड सेल। अब देखिए इसमें जो होता है सल्फेशन का दोष, यदि यदि यह एक सप्ताह से अधिक समय तक, ठीक है, यदि जो यह सेल होता है यह एक सप्ताह से अधिक समय तक अप्रयोगित, मतलब कि प्रयोग में नहीं लाया गया हो, ठीक है, उस अवस्था में पड़ी रहे, तो जो प्लेटों का लेड सल्फेट होता है वो क्या होता है, कड़ा हो जाता है। बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है, वो कड़ा हो जाता है। अगर लंबे समय तक इसको अगर यूज में नहीं लाया गया हो तो उसका जो लेड सल्फेट होता है वो क्या होता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है, होने लगता है। और सेल की रिचार्जिंग कठिन हो जाती है, मतलब कि वो जब भाई कड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल रिचार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है, जल्दी वो रिचार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एक सप्ताह में आवेशित तथा विसर्जित किया जाना चाहिए। सबसे पहले बात कि भाई अगर ऐसा भाई लेड एसिड सेल को हमेशा एक सप्ताह के अंदर उसको मतलब कि चार्जिंग करिए और उसको डिस्चार्जिंग करिए, मतलब कि उसको उपयोग में लाना भी चाहिए, यानी कि चार्ज करके बाद छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको हर सप्ताह में उसको मतलब कि आवेशित करिए और उसको विसर्जित करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यह अस्थाई दोष अगर हो जाए, ठीक है, अगर यह अस्थाई दोष हो जाए तो फिर क्या करते हैं। अब देखिए अगर ये मान लीजिए कि बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, अस्थाई दोष मतलब कि हो गया है, तो इसमें जो है निम्न विद्युत धारा दर यानी कि कम विद्युत धारा दर पे, यानी कि 1 एम्पियर के विद्युत धारा दर पे, ठीक है, कौन सा विद्युत धारा पे, 1 एम्पियर के विद्युत धारा दर पे लंबे समय तक आवेशित करके ठीक करने का प्रयास करते हैं। माने कि क्या कि 1 एम्पियर के दर पे उसको हम धीरे धीरे बिल्कुल एकदम निम्न विद्युत धारा पर उसको क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, यानी कि चार्जिंग में लगाते हैं। ठीक है, और यही माने कि निम्न विद्युत धारा की दर मतलब कि कम विद्युत धारा की दर पर चार्जिंग करना ही ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, ट्रिकल चार्जिंग। लिख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिकल चार्जिंग, या पेपर में बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है, ट्रिकल चार्जिंग। ठीक है, यानी कि कम निम्न विद्युत धारा दर पे बैटरी को चार्ज करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। और ट्रिकल चार्जिंग कब की जाती है, जब बैटरी बिल्कुल बैठ जाती है, मतलब कि बिल्कुल वो क्या हो जाती है, अस्थायी रूप से अगर उसमें दोष आ जाता है तो ट्रिकल चार्जिंग के माध्यम से हम उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है आपका सल्फेशन। तो चलिए कुछ और इसमें हम अन्य देखेंगे, तो सब आप लोग इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ अन्य देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, तब तक ये अब आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कुछ इसमें अन्य चीज है। देखिए लेड एसिड सेल यानी कि सीसा संचायक सेल में पूर्ण आवेशित अवस्था में लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है। यानी कि जो लेड एसिड सेल होता है उसका एक सेल जो होता है 2.2 वोल्ट का होता है। कितना होता है, 2.2 वोल्ट का। ये चीज बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 2.2 वोल्ट प्रति वोल्ट होता है। सेल की विद्युत धारा प्रदान करने की क्षमता जो है प्लेटों के आकार तथा उनकी संख्या पर निर्भर करती है। ये याद रखिएगा भाई, प्लेट के आकार तथा उनकी संख्या पर निर्भर करती है क्या चीज, सेल की विद्युत धारा प्रदान करने की जो क्षमता होती है, विद्युत धारा प्रदान करने की जो क्षमता होती है वो क्या किस पर निर्भर करती है, प्लेट के आकार पर और उनकी संख्या पे। ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है बिल्कुल कम होता है। कितना होता है, 2 ओम होता है। इसका आंतरिक जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रतिरोध। देखिए दोस्तों अब इसमें हम देखेंगे क्या उपयोग। देखिए लेड एसिड सेल का उपयोग जो है बैटरी के रूप में मोटर गाड़ियों में, रेलगाड़ियों आदि में उच्च दर पर विद्युत धारा के रूप में प्रदान करने वाले एवं पुनरावेशित किया जा सकने वाले, यानी कि फिर से रिचार्ज करने के लिए डीसी स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि ये कहाँ यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है मोटर गाड़ियों में और रेलगाड़ियों के उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करने के लिए। ठीक है, और इसको पुनरावेशित करके यानी कि इसको चार्जिंग करते हैं, चार्ज करने के बाद फिर इसको यूज करते हैं, फिर चार्जिंग करते हैं। यानी कि लेड एसिड सेल, जो लेड एसिड सेल होता है वो क्या होता है, सीसा संचायक सेल, वो उसको हम दोबारा से हम चार्जिंग करके उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों,
धन्यवाद। जय हिंद।